हम स्टार्ट करें 2018। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि जो पेपर पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया, टोटली मतलब बहुत मैक्सिमम पार्ट जो है आरपीएस ने चेंज कर दिया है अपने 2018 वाले में, राइट। सो हम लोग ने जितना सिलेबस कंप्लीट किया है अपने क्रैश कोर्स में, और हमारी टेस्ट सीरीज है, आप लोगों ने उसको भी 2 टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ऑलरेडी दे दी है ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, राइट। सो आप लोगों को पता चला होगा, थोड़ा से प्रैक्टिस भी हुए होंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, क्योंकि देखो ये कहीं कहीं पर आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं कहीं पर थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे, बिकॉज सिलेबस है वो वास्टली डिफाइंड हुआ है क्लास 11 से लेकर पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन तक, राइट। सो आप एकदम लाइटली भी इसको एग्जाम को बिल्कुल मत लेना, और या जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ या प्रैक्टिस सेशंस पर जाओ तो उसको भी लाइटली मत लेना, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए भी यही है, ये ऑनलाइन के लिए भी है और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उनके लिए भी, राइट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कुछ क्वेश्चन 2018 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, आज हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इसकी। क्या है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो क्या है, इक्वल है उसके रेस्ट मास एनर्जी के, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। अब देखो हम जानते हैं कि अगर टोटल एनर्जी अंदर हम लोग देखें, टोटल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ऐसे लिख देते हैं पहले, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम नॉट सी स्क्वायर, राइट, एम नॉट सी स्क्वायर। तो अब इसने क्या बोला है, देखो इसने बोला है कि ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, राइट। तो हम इसको भी यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 एम नॉट सी स्क्वायर। और पता है ये सेम टू सेम क्वेश्चंस पहले में आई थिंक 2015 में भी आ चुका है, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों तरफ एम नॉट सी स्क्वायर होगा, लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कट तो जाएगा, लेकिन एक फैक्टर हमारे पास रहेगा, वो है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाला फैक्टर, राइट। वो है हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला फैक्टर। तो बताओ इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ओके। सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर यूज करें, क्या ठीक है, तो ये ऐसे इधर खोल दोगे तो सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है, ओके। सो पैटर्न बता देते हैं ताकि आप सॉल्व करें। अब क्या है, वेव गाइड इज अ परफेक्ट कंडक्टर देयर इज अ बाउंड्री कंडीशन एट इट्स इनर बॉर्डर। अब देखो जो इसने 2015 में पूछा था, 2015 में बोल दिया था कि वेव गाइड किस टाइप का फिल्टर है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आरपीएस 2018 में क्या किया, इसने पूछ लिया कि वेव गाइड, चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि वेव गाइड के बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं। तो एक बात बताओ, वेव गाइड्स में ई भी काम करता है और एम भी काम करता है। इस ईडी फेनोमेना में ये वर्क करता है। तो इसका जो मोस्टली 2 कंडीशंस होंगे, बोलेगा कि ई पैरेलल सोचो 1 का अगर ले ले, ये हो जाएगा ई पैरेलल ऑफ 2 का। 2 बाउंड्री लेवल्स बनेंगे तब जाके बाउंड्री कंडीशंस बनेंगे, और इसी पैरेलल को ही हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट, ओके। सो और दूसरा है कि अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम इसके नॉर्मल से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट, या हम इसे कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 का, कि द एनर्जी ऑफ एन आइडियल बोसॉन गैस इन द कंडेंसेशन टेंपरेचर इज प्रोपोर्शनल। हम लोग आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जाम में फर्मी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं और बोसॉन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं, थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जरूर एक बार रिवीजन करना। और यहाँ पर 5/2 होता है, ठीक है, 5/2 प्रोपोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे ऑपएम का क्वेश्चन है। ऑपएम बिलीव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑपएम का एडर है। क्लास आप लोग को मैंने कल ही करवाया था ये क्वेश्चन, प्लीज ट्राई बाय योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक दिया हुआ है, एक एडर दिया हुआ है, ठीक है, एक एडर दिया हुआ है और बोला है कि इस एडर का आउटपुट वोल्टेज, देखो मैंने शायद प्रीवियस 2015 में भी ये सॉल्व किया था इसका पैटर्न, और इसकी बस चेंज कर दी है, इसके वैल्यूज चेंज कर दी। तो हम सबसे पहले जानते हैं V नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में दिया हुआ, याद है क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो होते हैं, इस पे हम सिग्नल दे रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि इन्वर्टिंग ऑप एम्प है या नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, राइट। इन्वर्टिंग ऑप एम्प है या नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, तो इसमें -RF/R1 हो जाता है और इसमें 1 +RF/R2 हो जाता है, क्या, गेन, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये वाला करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एडर को करवाना है, तो RF/RA into VA
प्लस आर एफ अपॉन आर बी इंटू वी बी प्लस आर एफ अपॉन आर सी इंटू वी सी, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे बैठा दो सीधे सीधे, यहाँ पे करते हैं। तो माइ इजिकल टू वी नॉट इजिकल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आर एफ अपॉन आर ए, आर एफ हमारा 8 है, 8 अपॉन 2 सबके सब के में तो ये रेशियो सेम आ जाएगा, इंटू -2 प्लस 8 अपॉन 2 इंटू -3 प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है, वोल्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 4 इंटू -2 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 4, राइट, वोल्ट में आ जाएगा। तो -8 -12 प्लस 4 इंटू 4 है 16 प्लस 16, ठीक है, और बाहर माइनस वोल्ट क्या आ जाएगा भाई 4 प्लस 4 वोल्ट आ जाएगा इसमें, राइट, प्लस 4 वोल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, ये क्वेश्चन थोड़े सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है अभी। तो क्या दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि यूनिफॉर्म ई में रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई, ठीक। अच्छा, if the distance between the plates is d, distance क्या है, डिस्टेंस है d, और ईच प्लेट की एरिया है a, तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के बीच में क्या एनर्जी स्टोर होगी ये बताना है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 c स्क्वायर, हमें v चाहिए, हमें e चाहिए। अब देखो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू v/d माइनस ऑफ v/d, यहाँ हम लोग से मैग्नीट्यूड की बात करें तो v/d हो जाए, राइट। सो एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल टू ed हो गया, ठीक है, और c होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला, इन दोनों का इस्तेमाल बस हमें इसमें करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d इनटू इसका स्क्वायर, तो e स्क्वायर d स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट a d स्क्वायर इनटू, ये है एनर्जी जो कि स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी stored in the capacitor, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेलल दो हमारे पास क्या एक कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो सेक्शंस हैं जिसकी दो अलग डायरेक्ट्रिक्स हैं, दोनों की अलग-अलग डायमेंशन दी हुई है, ये a है और ये b है, देखिए, ठीक है। अब बोला है कि दोनों में अलग-अलग पोटेंशियल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि इसके बीच में जो कॉमन पोटेंशियल निकलेगा वो निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये सीरीज में है, ये जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस है, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, ये किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है, और हम जानते हैं जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो 1/c1 + 1/c2 होता है, और दूसरी चीज जब कैपेसिटर होता है तो एप्सिलॉन नॉट a, अगर कैपेसिटर डायरेक्टली कांस्टेंट आ गया है तो k * d, d यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इससे तो पहले हम ये निकालेंगे, ये निकालने के बाद ये निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इसका b निकालेंगे। अब b का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, ये कॉम्बिनेशन b का फॉर्मूला क्या होता है, c1/c2, और ऊपर हो जाता है दोनों का प्लस, राइट, ऊपर हो जाता है, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये सारी चीजें। क्वेश्चन क्या पूछा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज लेयर्स डिफरेंट डायरेक्ट्रिक्स एट द फिगर, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायरेक्ट्रिक लेयर्स व्हेन कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। मतलब अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस v1 और v2 हो रहा है, इसका रेशियो फाइंड आउट करें। देखो चार्ज कितनी, चार्ज का अमाउंट पास हो रहा है तो q c/v होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, v c/q हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में ऐसा होगा, ठीक है, C1 इसको ले लेते हैं, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा C1/Q, और C1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1, तो पहले बोल दिया दोनों ने एक एरिया। देखो यहाँ पे है तो टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्ट्रिक्स, द रेडियस इज द कनेक्टेड टू द एरिया, वो लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन लिखा है एरिया दोनों ने सेम दे रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा सी लिख रहे थे, अच्छा, अब सी में डी का क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, इनटू 1/क्यूब हो जाएगा। सेकंड v2 के लिए क्या लिखेंगे, c2/क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a जो कि एरिया है, a2 हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा इनटू 1/क्यूब हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या होगा भाई, रेशियो देखते हैं, v1/v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन कर देंगे यहाँ पे, तो अपॉन जब करेंगे तो q2 कट जाएगा, ठीक है, तो c1/c2 बचेगा, c1/c2, और c1/c2 जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास k1/k2, ये दोनों भी कट जाएगा, k1/k2 बचेगा, और इधर b/a बचेगा, ठीक है, k1/k2 b/a। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके, क्या दिया हुआ है, k1/k2, ठीक है,
रेशियो किसका किसका पूछा था, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेयर्स व्हेन दे कनेक्टेड विद द बैटरी, ऐसे ही आपका निकल जाएगा। फाइन, सो v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, चलो आपको फॉर्म देते हैं बच्चे को कर लो यार, इतना कर सकते हो, इसको बस पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा हमारा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोला है कि एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूब है और इस क्यूब के जितने भी साइड्स हैं सब में हमने रेजिस्टर डाल दिया, तो सारे रेजिस्टर्स कितने हैं हमारे 2 किलो ओम के। पर उसने क्या बोला है कि इसके जो डायगोनल सेट है ना, इस डायगोनल सेट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, डायगोनल सेट पर हमें आप निकाल के बताओ, ठीक है। तो जब हम डायगोनल सेट पर निकालेंगे तो देखो इसका एक सीधा साधा सा फंडा होता है, डायगोनल से निकालेंगे, पहले तो 3 लेके आओ, 3 को 6 में डिवाइड करो, फिर 3 कर दो, ऐसे ऐसे। देखो इसमें जब सीरीज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं, तो वो सिंपली R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 + R2 + R3 ऐसे करते होता है, ठीक है। लेकिन जब यही पैरेलल में आ जाता है, पैरेलल में आ जाता है तो R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करते करते होता है, ठीक है। सो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो इसमें सीधा सा क्या होता है कि पहले हमारे पास 3 होंगे, ठीक है, और इन्हीं तीनों से मिलके ऐसे बनेंगे 6, और फिर ये 3 आते हैं, क्रॉस में आते हैं, एक्चुअली आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर सबके 3 3 बनेंगे, ठीक है, फिर एक इक्विवेलेंट आ जाता है, और तीनों में 3 पैरेलल है, तो मतलब 1/R1 का अगर देखेंगे तो 1/2 + 1/2 + 1/2 = 3/2, या हम लिख सकते हैं R1 जो है 2/3 है और ये 6 है, तो 1/2 × 6 टाइम बराबर 6/2 = 3, तो हम 1/R2 लिख सकते हैं, R2 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 + 1/3 5/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/3। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि वर्ड में अलग अलग हमने लगा दिया है और इसका आंसर निकालना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं आज, ठीक है। तो दिया गया है कि एक सर्किट दिया हुआ है और बोला है कि पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस 1 ओम 2 ओम और 3 ओम में, इसका रेशियो निकालो, ठीक है। पावर जो डेवलप हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R, R है, हम I सबका निकालना है, मतलब क्या है कि I हमें निकालना है 2 का 1 का और 3 का, ओके, I हमें निकालना है 2 का 1 का और 3 का, राइट। अब यहाँ से ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों सीरीज में आ जाएगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैरेलल वोल्टेज सेम होना चाहिए, यहाँ पे सीरीज में करंट, मतलब यहाँ पर जो करंट जाएगी वो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर आई जाएगी, यहाँ पर भी आई जाएगी, तो पहले हम इससे अलग अलग निकालते हैं। तो करंट हम पहले निकालेंगे 1 ओम का, क्या हो जाएगा भैया करंट 1 ओम का, करंट क्या होता है V = IR होता है, तो I/R हो जाएगा, टोटल R कितना होगा बताओ भाई, टोटल R होगा, ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऊपर 1 है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और ऊपर तुम्हारा जो जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट विल बी करंट। अच्छा हम लोग यहाँ पे वो वाला भी पार्ट है, 2 थ्योरम्स होते हैं, करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल, राइट। तो वो सारी चीजें भी अपन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 और एक हो जाएगा कितना 2/1 + 2, और इसमें तो I जा रहा है, तो I/3 ओम क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये हो गया, ये हमें क्या मिल गया भाई, ये हमें करंट मिल गया, तो इसका हो गया 2/3 I टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/3 I टाइम्स, और ये तो I है, ठीक है। तो अब आपको पावर निकालना, पावर P1 = P2 = P3 = P3, तो क्या हो जाएगा ये I² मतलब 4/9 I², ये क्या हो जाएगा 1/9 I² और ये I², आप सिंपलीफाई कर लो, या 4/9 1/9 और 1, ठीक है। फिर इसको तुम लोग इजीली रिजॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो सिंपलीफाई कर लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि which of the following particle will have the minimum frequency of revolution when projected with the same frequency to perpendicular to the magnetic field। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये एक साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, अभी यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है। अब बताओ साइक्लोट्रॉन का जो हम लोग रेवोल्यूशन क्या होता है, d में चलता है, ये हम लोग ने जाना है, और हम लोग जानते हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है QB/ω m। सबसे अच्छा अब यहाँ पे बात चल रही है हम लोग की साइक्लोट्रॉन की, ठीक है क्लास, इट इज अंडरस्टूड बाय यू, राइट। तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है, और साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बोलो या जो भी, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा क्या होता है QB/m, QB/m होगा, तो ये 2π हो जाएगा, दिस इंप्लाइज द 2π म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी = QB/m, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारे पास म्यू इज
इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू 2 पाई। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस में क्या दिया है, ऑप्शंस में रुक जाओ, आपको बोलते हैं ऑप्शंस में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, H प्लस और Li प्लस, लिथियम प्लस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, Li प्लस और हीलियम प्लस। अब सब में चार्ज तो बंद है, तो चार्ज का तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, मैग्नेटिक कॉमन है, ये भी कॉमन है, बचा क्या हमारे पास मास। इसका मतलब म्यू जो प्रोपोर्शनल होगा 1/, मास के होगा, और जब ये 1/, मास के होगा तो मुझे बताओ इसमें सबसे हेवी क्या है, इसमें सबसे हेवी क्या है, हीलियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट है रॉन्ग फॉर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जब देखो हम लोग नॉर्मली मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग तीन इन्वॉल्व करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, राइट। डायमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने भीतर पेनिट्रेट नहीं होने देता, जो कि सुपर कंडक्टर्स की भी प्रॉपर्टी होती है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, नॉर्मली तो हम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कुछ भेजोगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो तो स्ट्रांगली होते हैं। अब बोला है कि इसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको मैंने हिस्टेरेसिस रूप में ड्रॉ करवाया है, हिस्टेरेसिस रूप में भेज दिया, मटेरियल को जो हिस्टेरेसिस, उसने ऑप्शन दिए, बोला है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करो, और किसके बारे में बोला है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, जाई एम के बारे में उसने बात की है। ऑप्शंस क्या है, अब बताओ जाई एम होता क्या है, अगर म्यू आर अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है, म्यू आर अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी तो 1 प्लस जाई एम है। जाई एम क्या होता है, जाई एम क्या होता है, जाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना आकर्षित करने की क्षमता रखता हूं, ठीक है। सो इसमें स्टेटमेंट क्या है, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, इट मे बी 0, इट मे बी इनफाइनाइट, इट मे बी इनफिनिट। अब मुझे बताइए आप, मैग्नेटिक कभी नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक के लिए, तो वो भगा देता है। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो फोर्थ वाला स्टेटमेंट होगा, जो कि बोलेगा कि इट इज नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 हमेशा होगी, ठीक है। ग्रेटर देन 0 तो उसकी भी होती है, पर स्मॉल वैल्यूज होती है पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट when a current changes from +2 ampere to -2 ampere, ठीक है। करंट चेंज कहां पे हो रहा है, मतलब डेल्टा आई जो हो रहा है कहां से, +2 से -2, तो -2a माइनस ऑफ इसका +2a, राइट। तो ये हो जाएगा -4a, डेल्टा आई हो गया, ओके, इन 0.02 सेकंड, कितने में भाई, t क्या हो गया 0.05 सेकंड में, ठीक है। एंड ईएमएफ ऑफ e 8v, तो ईएमएफ दे दिया है 8v in the induced in a coil, the coefficient of self inductance। अच्छा, अब देखो E जो डेवलप होगा वो माइनस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ dy by dt मैग्नेटिक फ्लक्स के, या हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा इज इक्वल टू -L dy by dt, ठीक है, -phi dy by dt। अब देखो ये जो फाई करेंगे हम लोग, ये अब फाई क्या होगा, फाई तुम्हारा हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा dy by dt के, ठीक है। इसको हम ऐसे करें, phi is proportional to minus di by dt, और अगर हम ऐसे करना चाहें तो -L di by dt, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास नहीं है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो ये जो फ्लक्स डेवलप हुआ या जो बैक ईएमएफ डेवलप हुआ वो क्या होता है, phi is proportional to di by dt हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि माइनस ऑफ L is equal to phi upon di by dt, और ये di by dt हम यहां से निकालेंगे ये चीज से, तो ये क्या हो जाएगा, di by dt is equal to 4 एम्पीयर माइनस ऑफ डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, 2 0 ऊपर चला जाएगा तो 400 हो जाएगा, 8 और 80 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, राइट, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर फाई है, फाई हमारा 8 दिया हुआ है, 8 अपॉन -80 और माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस माइनस लग जाएगा तो 1/10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, क्योंकि ये एच की बात है, ये तुम्हारे इंडक्टर की बात है, ठीक है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा फिर, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का पेपर हमको सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज़ इससे पहले हम 2015 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। सो इसमें क्या दिया है, ये एक ट्रांसफार्मर की बात चल रही है यहाँ पे। A 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफार्मर, आउटपुट सर्किट ड्रॉज I of 2 एम्पीयर एट 440। अब देखिए इनपुट पे उसके क्या है, इनपुट पर है आपका 220 वोल्ट और आउटपुट पर है 440। इट इज अ स्टेप अप जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्ट। अब इसमें हम जानते हैं एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी होती है, क्योंकि ये स्टेप अप है तो इसके फ्लक्स ज्यादा होंगे, इसके फ्लक्स कम होंगे, इसका मतलब इसकी एनपी क्या होगी, कम होगी, और इसकी एनएस ज्यादा होगी। इतनी इंफॉर्मेशन है। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%, द आई ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब हमें आईपी निकालना है, क्या निकालना है, हमें आईपी निकालना है, जबकि हमें ईएस जो है सेकेंडरी का वोल्टेज क्या दिया हुआ है 440 वोल्ट, ठीक है। ईपी प्राइमरी का वोल्टेज क्या दिया है 420 वोल्ट, और आउटपुट जो निकाल रहे हैं आईएस दिया हुआ है 2 एम्पीयर और एफिशिएंसी दी हुई है 80%, राइट। अब जब ये सारी चीजें हमें दी हुई रही है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो एफिशिएंसी जो हम लोग लेंगे वो कैसे लेंगे, एक फॉर्मूला जो हमारे पास एफिशिएंसी का होता है वो क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू
ई एस अपॉन ई पी इंटू आई पी अपॉन आई एस। ये होती है, ये क्या होती है, सीधी सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे पैरेलल कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, और पूरा पॉइंट को। चलो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बस, 440 और साथ में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है, प्लीज डोंट सी द ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट, इट्स अ न्यूमेरिकल। तो आईपी क्या है, आईपी को हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम आईपी यहाँ पे लिख देंगे। ईपी क्या है, ईपी हमारा 220 वोल्ट है, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, आईएस चाहिए, और ये है 2 एम्पीयर, राइट। अच्छा, और ये बराबर किसके हैं, 80% के बराबर है, ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्या दे रहा है, आईपी इज इक्वल टू व्हाट, 10 into 440 अपॉन 2 into 220, राइट, 0 0 कट गया 2 टाइम्स एंड दिस 4 टाइम्स, so it is 10, राइट। इट इज हमारा एलसीआर सर्किट दिया हुआ है और उसने बोला है कि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज और आई, अब देखो ये सीरीज में है तो आई हर जगह सेम होगा लेकिन वोल्टेज सबका अलग होगा, तो ये क्या होता है, वी आर, वी एल और वी सी, सब पर क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, वी आर इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, वी सी क्या हो जाएगा, जो एक्स सी निकालेंगे इनटू क्या हो जाएगा, जो आई इसमें जा रही है, फ्लो हो रही है, और वी एल क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, और जो आई इसमें फ्लो हो रही है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी, जो इस टोटल सर्किट में हो जाएगी, आई आर होल स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर आई स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, दोनों का रिएक्टेंस है, राइट, ये दोनों का रिएक्टेंस है, जहां पर हम बोलते हैं इसको रफ में ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1/c ओमेगा और xl इज इक्वल टू l ओमेगा, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, i है तो i क्या हो जाएगा, इसका मतलब e बाई i जो होगा वो r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, राइट। अब हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम वोल्टेजेस ले लें, ठीक है। अच्छा, अब आई एक्सएल और आई एक्ससी ये दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, और हमें दिया हुआ है, जबकि ये चीज हमें वी एल दिया हुआ है और वी सी भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये सारी चीजें, अब देखो यहाँ पर जो है ये सारे समेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी, राइट, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर का टर्म्स बचे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर के टर्म्स बचे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E is equal to I R, ठीक है, E is equal to I R, this implies that I is equal to what, E by R, टोटल वोल्टेज क्या है भाई, टोटल वोल्टेज है हमारा 100 वोल्ट, 100 upon 50, राइट, तो इट विल बी हाउ मच टाइम, 2 टाइम्स, तो I जो है हमारा वो तो आ गया 2 एम्पीयर, राइट, I हमारा 2 एम्पीयर है, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज है तो V is equal to I R कर दो, is equal to 2 into 50, राइट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा ड्रॉप कहाँ पर हो रहा है, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। तो ये हमारा निकल गया कि 2 और 100। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा एक एसी सर्किट है जिसका वोल्टेज की एक्सप्रेशन दी हुई है और करंट की एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें बोला है कि पावर कितना डिसिपेट होगा। अब देखो तुम लोगों ने ऑलरेडी बताया कि फेज आगे चलता है, जब हम लोग एसी करंट लेते हैं तो करंट और आई के बीच में फेज होता है, फेज डिफरेंस होता है, एक उससे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखो इसको कंपेयर करें तो ये क्या होगा, पाई जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, या हम इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं, राइट, इसको हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपको कल एक बार ब्रीफली ये समझा था और आपको ये सारी चीजें बताई थी। sin 100t प्लस पाई बाई 3 फेज डिफरेंस हो गया जो इसके आगे बढ़ा है, तो ये है मिली एम्पियर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, sin ऑफ 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर, राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, भाई पावर इज इक्वल टू क्या होता है, जो V नॉट I नॉट इनटू cos phi, तो cos phi कितना है, 60 डिग्री है, तो cos phi क्या हो जाएगा बताओ, cos phi क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सो द cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Vi होता है तो 100 into 0.1 into 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ओके, 5 रूट ऑफ द फॉर्म द प्लेन ऑफ द स्लिट। अब देखो यंग सावर्स के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम यहाँ पे दो स्लिट्स लेते हैं, सोर्स के लिए S1 और S2 जो कि कॉमन सोर्स S से निकलता है, उसके दो वेव फ्रंट का हम जो पढ़े थे वेव फ्रंट डिवीजन का ये एग्जांपल है। अब इसके सेंटर से हम स्क्रीन लेते हैं, ये हमारा स्क्रीन है और यहाँ पर फ्रिंजेस बनते हैं, राइट, यहाँ पर फ्रिंजेस बनते हैं, ये सेंट्रल फ्रिंज होती है और ये बाकी उसके आगे की होते हैं, P1 P2 P2 ऐसे लेते हैं, राइट, और ये हमारा ऐसे बनता है,
ठीक है, याद रहे इंटेंसिटीज इंटरपोलेशन सेम रहती है, जबकि इस पे डिक्रीज होती है, रिफ्रैक्शन पे डिक्रीज होती है। अब इसने बोला है कि जो प्लेन ऑफ मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, अब स्लिट्स की जो प्लेन है, स्लिट्स की जो प्लेन है उस स्लिट्स के प्लेन से स्क्रीन दूर हो रही है। देखो एंगुलर विड्थ बीटा, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है। लोग इसमें हमेशा गलत करके आएंगे, लेकिन याद है इसने क्या बोला है, स्लिट की प्लेन को बोला है, स्लिट की प्लेन को, मतलब ये सोर्स और उसको नहीं बोला है, स्लिट की प्लेन को बोला है। इसलिए यहाँ पर जो देखो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, एंगुलर विड्थ विल डिक्रीज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल रिमेन कांस्टेंट, या एंगुलर फ्रिंज विड्थ फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। पहले बोला है कि इंक्रीज करेगा, दूसरा बोला है डिक्रीज करेगा, तीसरा बोला है कांस्टेंट रहेगा, और चौथा बोला है कि पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर रहेगा आंसर की कांस्टेंट। व्हाई कांस्टेंट? कि यहाँ पर तो स्लिट के प्लेन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब सिर्फ इससे इससे और इससे है, तीन चीजों से, और यहाँ पर ये दिया ही नहीं है, स्लिट की प्लेन को बोला है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन जो आपका कांस्टेंट वाला है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज्ड, मतलब जो एंगल आप देखो ये दो प्लेन है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 है, ठीक है, ये डेंसर होगा क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑकर हो रहा है, ठीक है, इस पे लाइट इंसिडेंट हुई जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, ये रिफ्लेक्टेड हुई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, और यहाँ पर थोड़ा सा डेंसर मीडियम के कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड इज कंप्लीट, अब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, ओके, कंप्लीटली पोलराइज्ड है, वेलोसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड है। अच्छा, अब नीचे जो जा रहे हैं इसकी वेलोसिटी बताओ, तो हम जानते हैं कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू ऑफ 21, म्यू ऑफ 21, और हम इस म्यू ऑफ 21 में क्या लिख सकते हैं भाई, इज इक्वल टू वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का होगा, राइट, यहां दे रहा है आपको मटेरियल का होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एयर की हम जानते हैं 3 × 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर 8, और इसका हमें निकालना है वेलोसिटी b लिख लो, यहाँ पर sin i अपॉन sin r लिख लो, ठीक है। अब देखो sin i अपॉन sin r क्या हो जाएगा, बताओ, sin i अपॉन sin r क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बोला है कंप्लीटली पोलराइज्ड है, राइट, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, sin i और ये 90 डिग्री का मिलकर एंगल बनाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 डिग्री का 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा ना, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो sin 60 अपॉन sin 30, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर रही हूँ आपके यहाँ पर, राइट, तो sin i कितना है 60 डिग्री, sin r है 30 डिग्री, इज इक्वल टू वेलोसिटी 3 × 10 टू द पावर 8, और जो b हमें निकालना है, ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू sin 30 क्या हो जाएगा 1/2 या 0.5 इंटू 3 × 10 टू द पावर 8, और sin 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताओ भाई, सॉल्व करो, देखना आपके पास √3 आ जाएगा आंसर, √3, ठीक है, वेलोसिटी पूछे तो 10 टू पावर 8 कुछ ऐसा आएगा आपका, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आल्फा पार्टिकल, ठीक है। इफ इनका रेशियो निकालना है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इफ दे आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों को अगर हम लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा। देखो एक चीज तो आप जान लो, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, राइट, h अपॉन p होता है, तो ये जो h अपॉन p है किससे प्रोपोर्शनल हुआ, इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल हुआ 1/√m के, 1/√m के, मतलब जिसका सबसे कम होगा उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो हम यहाँ पर सबका निकाल सकते हैं, लैम्डा ऑफ H प्लस इज टू लैम्डा ऑफ ड्यूटोरियम इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट, इज इक्वल टू विल बी व्हाट, इसका मास क्या है 1/√1 इज टू ड्यूटोरियम का 1/√2 इज टू 1/√4, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इज टू 1/√2 इज टू 1/2, राइट। अब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा आंसर बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2√2, राइट, 1/2√2, इसका आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 1, तो ये तुम्हारा रेशियो हो जाएगा,
ओके, वेरी सिंपल है, पहले ये निकाल लो फिर इसको सिंपलीफाई कर दो। नेक्स्ट है एक नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज यूज्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, राइट, ये फेमस है, आइंस्टाइन को इसमें नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पास आउट करने के बाद वो क्या हो जाता है, हमारा बक फंक्शन निकलता है, ठीक है। सो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट दिखाती है, ठीक है, फोटॉन्स गिरने पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रही है। तो हम जानते हैं h nu h अपॉन nu माइनस nu नॉट। nu नॉट क्या है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर E मैक्स क्या होगा, E मैक्स जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल रही है वो V नॉट के बराबर है, E V नॉट। और E V नॉट क्या है यहाँ पर, V नॉट है हमारा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ये क्या हो जाएगा, h अपॉन E, सॉरी h E क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इजिकल टू, आप देख सकते हो h न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर न्यू माइनस न्यू नॉट है तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले आप लोगों ने क्या लिखा है, सॉरी e v नॉट होगा, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि v नॉट जो है प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के, या हम कह सकते हैं कि v नॉट जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा के, ठीक है। तो जैसे ही होगा तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं कि रिलेट टू द मीन वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रिलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और नॉट रिलेटेड टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ से तो भैया रिलेटेड होगा, लेकिन v नॉट बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कांसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इजीली आप लोगों को गलत हो जाता है। क्या दिया हुआ है कि टू प्रोटॉन्स आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ 10 नैनोमीटर, यही इस क्वेश्चन का बेस है। Fn और Ft जो बोला है एक न्यूक्लियर फोर्सेस है, दोनों प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स Fn लग रहा है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है Fe। चूज द करेक्ट। करेक्ट क्या दिया, बोला है कि जो न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बीच में रहेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है दोनों बराबर होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स से। थर्ड ऑप्शन दिया है छोटा होगा और दोनों बोला कि पहले स्लाइटली दोनों का जो डिफरेंस है स्लाइटली बढ़ेगा और फिर घटेगा। चलो, सो हम क्या कह सकते हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो नहीं मैटर करता कि न्यूक्लियॉन्स के भीतर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं दोनों के बीच में, दो न्यूट्रॉन के बीच में बोल दो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बोल दो या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बोल दो, ये न्यूक्लियर फोर्सेस से कनेक्ट रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस तभी एक्ट करेगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 टू पावर -15 मीटर या 1 फर्मी होगा, 1 फर्मी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, नैनोमीटर है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो काम करेगा ही नहीं, यहाँ पर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि दो चार्जेस के बीच में लगेगा, रिपल्सिव होगा, दो प्रोटॉन सेम चार्जेस को होल्ड करेंगे। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी ग्रेटर देन द न्यूट्रॉन फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, अल्फा या हीलियम का दिया हुआ है। इफ द टू न्यूट्रॉन्स इज फ्यूज्ड टू फॉर्म वन, मतलब क्या बोला है कि दो न्यूट्रॉन फ्यूज हुए हैं और फॉर्म किए हैं 4 आधा पार्टिकल। न्यूट्रॉन का हम क्या लिख सकते हैं, दो न्यूट्रॉन अगर हम लिखना चाहें तो 2 1d + 2 1d, ठीक है, फ्यूज हुए हैं तो हीलियम निकाले हैं। हीलियम का क्या है 4 2 है, पर इसकी जो मासेस दी हुई है, वन की मास क्या है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी के टाइम यूनिट्स में दिया हुआ है, और इसका क्या है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोला है कि जो एनर्जी रिलीज होगी, हम जानते हैं कि इसमें कौन सा आइंस्टाइन फेमस E = mc² एनर्जी रिलेशन यूज करेंगे। पहली चीज, अब देखो उसने बोला है कि इन दोनों को कंबाइन करने पर ये मिला है, इसका मतलब दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है मास का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हो जाएगा, मतलब क्या है कि जो हमारा He बना है, इसको ज्यादा दोनों को सेम होना चाहिए पर ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा, मतलब दो न्यूट्रॉन के मास को अगर हम मल्टीप्लाई माइनस करते हीलियम के मास से तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2 × 2.2 - 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है, होना चाहिए। इसका मास ज्यादा होना चाहिए पर मेरे पास कितना आएगा, देखो 4.4 - 28, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस करिए क्या हो जाएगा 23.6 आएगा कि नहीं, हाँ 23 पॉइंट क्या, आप सब बाकी सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला देखो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ये क्या दिया हुआ है कि एक डायोड और एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज दिया हुआ है। बोला है इसने जबरदस्ती स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन लिखी है, द पोटेंशियल बैरियर डेवलप्ड 0.5 वोल्ट द वैल्यू ऑफ R। पहली बात देखिए दोनों सीरीज में है, तो अगर हम केवीएल का इक्वेशन लगाते हैं और साथ में ये कांसेप्ट हमेशा रखेंगे, जो VD डेवलप होता है वो 0.47 वोल्ट डेवलप होता है, भले दोनों के बीच में 0.5 अगर ये 0.7 मैंने बोला है सिलिकॉन का, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिलिकॉन लेते लीकेज करते होते हैं, ठीक है। सो
आई विल से भले ही इसमें 0.5 वोल्ट डेवलप हुआ है, लेकिन जब तक ना इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को वो क्रॉस आउट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, तभी तो करंट पूछा। तो डायोड जब हमारा कंडक्ट करेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 जो यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज 0.7 प्लस आई आर कितना है हमारा, आर लिख देते हैं 100 ओम है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, आई निकल जाएगा 2.5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो भाई कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, राइट, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.018 तो इक्वल टू हो जाएगा 0.02 क्या एम्पियर, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इजी, पर आते हैं ऐसे। अब आपको लॉजिक बैठाना पड़ेगा इसमें और कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर एक क्या दिया है, एंड गेट दिया हुआ है और नॉट गेट, सॉरी एंड गेट दिया हुआ है और एक और गेट दिया हुआ है, ठीक है। ये बोलेगा जब तक सारे 1 नहीं हो जाते मैं 1 नहीं दूंगा, और ये बोलेगा जब तक सब 0 नहीं हो जाते मैं 0 नहीं दूंगा, राइट। सो अब बताओ, अब बोला है कि आउटपुट हमें मुझे 1 पाना ही है, मतलब ये हमें हमेशा 1 चाहिए। तो एक काम हो सकता है, जब तक मैं दोनों को 1 मिलेगा तब तक मैं 1 नहीं होऊंगा, एक भी अगर 0 आता है तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, राइट। सो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि अगर सोचो मैंने इसको 1 1 दिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 1 मिल जाएगा। यहाँ पर अगर 0 1 दे दिया तो फिर भी मेरा 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 और 0 दे दिया तो भी 1 आएगा, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों को अगर 0 दे दिया बाई चांस तो मेरे पास दिक्कत आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर 0 मिल जाएगा और मेरा यहाँ पर काम खराब हो जाएगा। सो कुछ भी हो जाए तो 1 0 हो जाए, 0 1 हो जाए, 1 1 हो जाए, ये हमारा ए बी है। और सी को हमेशा 1 होना ही है, सी को हमेशा 1 होना ही है, तब जाके इन दोनों का कंक्लूजन हमें y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है 101 और 100 और 110 और 001। देखो 001 ले नहीं सकते किसी भी चांस में, इसको भी सी को भी नहीं ले सकते किसी भी चांस में, इसको नहीं ले सकते भाई, यहाँ पर ये चीज आ गई ना, इसको भी नहीं ले सकते किसी चांस में। हाँ, इसको जरूर कर सकते क्योंकि ये ए बी है, कुछ भी आ जाए 1 ही आएगा, और ये 1 और ये 1 मिलके 1 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 101 एंड ऑप्शन विल बी ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपगेट्स। देखो जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो किसी भी तरीके से ग्राउंड और स्काई वेव्स को कंडक्ट नहीं कर पाएगी, तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, तो जो सिग्नल्स होंगे वो इस रेंज में प्रोपगेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इस रेंज में प्रोपगेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या है, स्पेस वेव को प्रोपगेट करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये है एक क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल है, रोटेटिंग फ्रेम में v डैश, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम में v डैश है पार्टिकल की वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम, अब जो रोटेटिंग फ्रेम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, किसकी है, रोटेटिंग फ्रेम की है, ठीक है, और ये किसकी है, पार्टिकल की है। अब पूछा है कि कोरियोलिस फोर्स जो है मैक्सिमम है, VFC जो है मैक्सिमम है, कोरियोलिस, ठीक है, मैक्सिमम है। तो मुझे बताओ भाई ये इसके और इसके बीच में एंगल क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ओके फाइन, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कोरियोलिस फोर्स जो FC होता है वो -2m ओमेगा क्रॉस v डैश होता है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस v डैश होता है। लेकिन ये बोल दिया गया है कि ये चीज बोली गई है कि FC जो है मैक्सिमम है, कोरियोलिस फोर्स। अब सोचो मैंने कोई एक ऐसा फ्रेम ले लिया, रोटेटिंग किस्म का फ्रेम, जिसके खुद का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, कोई पार्टिकल है, इस रोटेटिंग फ्रेम में जा रही है, तो ये पार्टिकल बोले कि मेरा जो वेलोसिटी है वो v डैश है, ये पार्टिकल सोचो इसकी मास m है, इसकी मास m है। तो हम इसमें अब देखो ये मैक्सिमम बोला, ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये चीज मैक्सिमम होगी, और ये चीज मैक्सिमम मतलब क्या है, ओमेगा v डैश sin थीटा। तो उसने बोला है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, 1 होगा जब sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री, तो कंपेयर करो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तब जानते हैं कि अगर टोटल एनर्जी अंदर हम लोग देखें, टोटल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ऐसे लिख देते हैं पहले, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m0 c², राइट, m0 c²। तो अब इसने क्या बोला है, देखो इसने बोला है कि ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, राइट। तो हम इसको भी यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, m0 c² प्लस m0 c²,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m0c²। और पता है ये सेम टू सेम क्वेश्चंस पहले में आई थिंक 2015 में भी आ चुका है। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों तरफ m0c² होगा, लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कट तो जाएगा, लेकिन एक फैक्टर हमारे पास रहेगा, वो है 1 - b² अपॉन c² वाला फैक्टर, राइट। वो है हमारा 1 - b² - c² वाला फैक्टर। तो बताओ भाई इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ओके, सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर यूज करें, क्या ठीक है, तो ये ऐसे इधर खोल दोगे तो सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है। ओके, सो पैटर्न बता देते हैं ताकि आप सॉल्व करें। अब क्या है, वेव गाइड इज अ परफेक्ट कंडक्टर विद द बाउंड्री कंडीशन एट इट्स इनर बॉन्ड। अब देखो जो इसने 2015 में पूछा था, 2015 में बोल दिया था कि वेव गाइड किस टाइप का फिल्टर है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आरपीएस 2018 में क्या इसने पूछ लिया कि वेव गाइड, चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि वेव गाइड के बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं। तो एक बात बताओ, वेव गाइड्स में ई भी काम करता है और एम भी काम करता है। इस ईडी फेनोमेना में ये वर्क करता है। तो इसका जो मोस्टली दो कंडीशंस होंगे, बोलेगा कि ई पैरेलल सोचो 1 का अगर ले ले, ये हो जाएगा ई पैरेलल ऑफ 2 का। दो बाउंड्री लेवल्स बनेंगे तब जाके बाउंड्री कंडीशंस बनेंगे। और इसी पैरेलल को ही हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट। ओके, सो और दूसरा है कि अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम इसके नॉर्मल से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट, या हम इसे कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 का कि द एनर्जी ऑफ एन आइडियल ओजोन गैस इन द कंडेंसेशन टेंपरेचर इज प्रोपोर्शनल। हम लोग आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जाम में फर्मी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं और बोसॉन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं, थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जरूर एक बार रिवीजन करना। और यहाँ पर 5/2 होता है, ठीक है, 5/2 प्रोपोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे ऑप-एम्प का क्वेश्चन है। ऑप-एम्प बिलीव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑप-एम्प का एडर है। क्लास आप लोग को मैंने कल ही करवाया था ये क्वेश्चन, प्लीज ट्राई बाय योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक दिया हुआ है, एक एडर दिया हुआ है, ठीक है, एक एडर दिया हुआ है और बोला है कि इस एडर का आउटपुट वोल्टेज, देखो मैंने शायद प्रीवियस 2015 में भी ये सॉल्व किया था इसका पैटर्न, और इसकी बस चेंज कर दिए हैं, इसके वैल्यूज चेंज कर दी। तो हम सबसे पहले जानते हैं V नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में दिया हुआ है, याद है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो होते हैं, इस पे हम सिग्नल दे रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है कि इन्वर्टिंग ऑप-एम्प है या नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प है, राइट। इन्वर्टिंग ऑप-एम्प है या नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प है तो इसमें -RF/R1 हो जाता है और 1 + RF/R2 हो जाता है, क्या? गेन, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये वाला करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एडर को करवाना है तो RF/RA into VA plus RF/RB into VB plus RF/RC into VC, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे बैठा दो सीधे सीधे, यहाँ पे करते हैं तो इजिकल टू V नॉट इजिकल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, RF/RA। RF हमारा 8 है, 8/2 सबके सब किलो में, तो ये रेशियो सेम आ जाएगा, इनटू -2 प्लस 8/2 इनटू -3 प्लस 8/2 इनटू 4, ठीक है, वोल्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 4 इनटू -2 4 इनटू -2 प्लस 4 इनटू -3 प्लस 4 इनटू 4, राइट, वोल्ट में आ जाएगा। तो -8 -12 प्लस 4 इनटू 4 है, 16 प्लस 16, ठीक है, और बाहर माइनस वोल्ट क्या आ जाएगा भाई, 4 प्लस 4 वोल्ट आ जाएगा इसमें, राइट, प्लस 4 वोल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, याद रहे प्लीज, कीप ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आप लोग के लिए। ऑनलाइन प्लीज आप लोग को भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो, सो ऑनलाइन में भी जो आपको कभी भी मैं जस्ट टेक्स्ट में क्वेश्चन पुट अप करें जिससे बच्चे आपस में डिस्कस कर लें। फिजिक्स कभी भी ऐसे सॉल्व क्वेश्चंस पर सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस है अभी। सो क्या दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि यूनिफॉर्म ई में रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, ठीक। अच्छा, if the distance between the plates is d, distance क्या है, डिस्टेंस है d, और ईच प्लेट की एरिया है a, तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के बीच में क्या एनर्जी स्टोर होगी ये बताना है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 c² हमें b चाहिए, हमें e चाहिए।
अब देखो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू V बाई डी माइनस ऑफ V बाई डी। यहाँ हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो V बाई डी हो जाए, राइट। सो एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि V इज इक्वल टू ई डी हो गया, ठीक है। और C होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला। इन दोनों का इस्तेमाल बस हमें इसमें करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इनटू इसका स्क्वायर, तो E स्क्वायर D स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A D स्क्वायर इनटू, ये है एनर्जी जो कि स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैरेलल दो हमारे पास एक कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल पे कैपेसिटर है, और इस पैरेलल पे कैपेसिटर में दो सेक्शंस हैं जिसमें दो अलग डायइलेक्ट्रिक्स हैं, दोनों की अलग-अलग डायमेंशन दी हुई है, ये A है और ये B है, देखिए, ठीक है। अब बोला है कि दोनों में अलग-अलग पोटेंशियल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि इसके बीच में जो कॉमन पोटेंशियल निकलेगा वो निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायइलेक्ट्रिक्स जो है ये सीरीज में है, ये जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस हैं, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, ये किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है। और हम जानते हैं जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो 1/C1 + 1/C2 होता है, और दूसरी चीज जब कैपेसिटर होता है तो एप्सिलॉन नॉट A, अगर कैपेसिटर डायरेक्टली कांस्टेंट आ गया है तो K × D, D यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इससे तो पहले हम ये निकालेंगे, ये निकालने के बाद ये निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इसका B निकालेंगे। अब B का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, ये कॉम्बिनेशन B का फॉर्मूला क्या होता है, C1/C2, और ऊपर हो जाता है दोनों का प्लस, राइट, ऊपर हो जाता है, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था, ये सारी चीजें। क्वेश्चन क्या पूछा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज लेयर्स डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स एट द फिगर, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक लेयर्स व्हेन कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। मतलब अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 हो रहा है, इसका रेशियो फाइंड करें। तो देखो चार्ज कितनी, चार्ज का अमाउंट पास हो रहा है तो Q = C/V होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, V = C/Q हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में ऐसा होगा, ठीक है, C1 इसको ले लेते हैं, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा C1/Q, और C1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A × K1, तो पहले बोल दिया दोनों में एक एरिया। देखो यहाँ पे है द टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, द रेडियस इज द कनेक्टेड टू द एरिया, वो लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन लिखा है एरिया दोनों में सेम दे रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा सी लिख रहे थे, अच्छा अब सी में डी का क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, इनटू 1/Q हो जाएगा। सेकंड V2 के लिए क्या लिखेंगे, C2/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A जो कि एरिया है, K2 हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, इनटू 1/Q हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या होगा भाई, रेशियो देखते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन कर देंगे यहाँ पे, तो अपॉन जब करेंगे तो Q2 कट जाएगा, ठीक है, तो C1/C2 बचेगा, C1/C2, और C1/C2 जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास K1/K2, ये दोनों में कट जाएगा, K1/K2 बचेगा, और इधर B/A बचेगा, ठीक है, K1/K2 B/A। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके, क्या दिया हुआ है, K1/K2, ठीक है, रेशियो किसका किसका पूछा था, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेयर्स व्हेन दे कनेक्ट विद द बैटरी, ऐसे ही आपका निकल जाएगा, फाइन। सो V1/V2, चलो आपको फॉर्म देते हैं, बच्चे को कर लो या लिखना कर सकते हो, इसको बस पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोला है कि एक ट्यूब है हमारे पास, एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के जितने भी साइड्स हैं सब में हमने रेजिस्टर डाल दिया, तो सारे रेजिस्टर्स कितने हैं हमारे 2 किलो ओम के। पर उसने क्या बोला है कि इसके जो डायगोनल सेट है ना, इस डायगोनल सेट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, डायगोनल सेट पर हमें आप निकाल के बताओ, ठीक है। तो जब हम डायगोनल सेट पर निकालेंगे तो देखो इसका एक सीधा साधा सा फंडा होता है, डायगोनल से निकालेंगे, पहले तो 3 लेके आओ, 3 को 6 में डिवाइड करो, फिर 3 कर दो, ऐसे ऐसे। देखो इसमें जब सीरीज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होते हैं, तो सिंपली R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 + R2 + R3 ऐसे करते होता है, ठीक है। लेकिन जब यही पैरेलल में आ जाता है, पैरेलल में आ जाता है तो R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करते करते होता है, ठीक है। सो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें सीधा सा क्या होता है कि पहले हमारे पास 3 होंगे, ठीक है, और इन्हीं तीनों से मिलके ऐसे करेंगे 6, और फिर ये 3 आते हैं, क्रॉस में आते हैं, एक्चुअली आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर सबके 3 3 करेंगे, ठीक है, फिर एक इक्विवेलेंट
में मिला जाता है। और तीनों में तीन पैरेलल है तो मतलब 1/r1 का अगर देखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ हम लिख सकते हैं r1 जो है 2/3 है और ये 6 है तो 1/2 इंटू 6 टाइम बराबर 6/2 इज इक्वल टू 3। तो हम 1/r2 लिख सकते हैं। r2 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 प्लस 1/3 5/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/3। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि वर्ड में अलग अलग हमने लगा दिया है और इसका आंसर निकालना है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं आज। ठीक है, तो दिया गया है कि एक सर्किट दिया हुआ है और बोला है कि पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस 1 ओम 2 ओम और 3 ओम में, इसका रेशियो निकालना। ठीक है, पावर जो डेवलप हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R है, हम I सबका निकालना है, मतलब क्या है कि I हमें निकालना है 2 का 1 का और 3 का। ओके, I हमें निकालना है 2 का 1 का और 3 का। राइट, अब यहाँ से ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे दोनों सीरीज में आ जाएगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पैरेलल वोल्टेज सेम होना चाहिए, यहाँ पे सीरीज में करंट, मतलब यहाँ पर जो करंट जाएगी वो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे आई जाएगी, यहाँ पर भी आई जाएगी। तो पहले हम इसे अलग अलग निकालते हैं। तो करंट हम पहले निकालेंगे 1 ओम का, क्या हो जाएगा भैया करंट 1 ओम का, करंट क्या होता है V इक्वल टू IR होता है, तो I अपॉन R हो जाएगा। टोटल R कितना होगा बताओ भाई, टोटल R होगा ऊपर 2 है नीचे 2 है, ऊपर 1 है तो 1 + 2 3 हो जाएगा और ऊपर तुम्हारा जो जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी करंट। अच्छा हम लोग यहाँ पे वो वाला पार्ट दो थ्योरम्स होते हैं, करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। राइट, तो वो सारी चीजें भी अपन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन जो 1 + 2 और एक हो जाएगा कितना 2 अपॉन 1 + 2 और इसमें तो I जा रहा है तो I ऑन 3 ओम क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया है। वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। ठीक है, ओके अब ये हो गया, ये हमें क्या मिल गया भाई, ये हमें करंट मिल गया तो इसका हो जाएगा 2/3 I टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/3 I टाइम्स और ये तो I है। ठीक है, तो अब आपका पावर निकालना, पावर P1 is to P2 is to P3 is to P3 is to P3 तो क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर मतलब 4/9 I स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/9 I स्क्वायर और ये I स्क्वायर। आप सिंपलीफाई कर लो, 4/9 1/9 और 1। ठीक है, फिर इसको तुम लोग इजीली रिजॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो सिंपलीफाई कर लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम फ्रीक्वेंसी टू परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये एक साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, सॉरी यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है। अब बताओ साइक्लोट्रॉन का जो हम लोग रेवोल्यूशन क्या होता है, d में चलता है, ये हम लोग को जाना है और हम लोग जानते हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है q/ओमेगा m। सबसे अच्छा अब यहाँ पे बात चल रही है हम लोग की साइक्लोट्रॉन की। ठीक है क्लास, इट इज अंडरस्टूड बाय यू राइट। तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की बात चल रही है और साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बोलो या जो भी अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा क्या होता है qb/m, qb/m होगा तो ये 2 पाई म्यू हो जाएगा। दिस इंप्लाइज द 2 पाई म्यू, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb/m। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा हमारे पास म्यू इज इक्वल टू qb/m इंटू 2 पाई। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में रुक जाओ, हम आपको बोलते हैं ऑप्शंस में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन H+ और Li+, लिथियम प्लस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन Li+ और हीलियम प्लस। अब सब में चार्ज तो बंद है तो चार्ज का तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है, ये भी कॉमन है, बचा क्या हमारे पास मास। इसका मतलब म्यू जो प्रोपोर्शनल होगा 1 मास के होगा और जब ये 1 मास के होगा तो मुझे बताओ इसमें सबसे हेवी क्या है, इसमें सबसे हेवी क्या है हीलियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हीलियम प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट है नॉन फॉर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जब देखो हम लोग नॉर्मली मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग तीन इग्नोर करते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। राइट, डायमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने भीतर पेनिट्रेट नहीं होने देता, जो कि सुपर कंडक्टर्स की भी प्रॉपर्टी होती है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, नॉर्मली तो हम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे लेकिन हमारी तरफ से कुछ भेजोगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो तो स्ट्रांगली होते हैं। अब बोला है कि इसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको मैंने हिस्टेरेसिस रूप में ड्रॉ करवाया है, हिस्टेरेसिस रूप में भेज दिया मटेरियल को जो हिस्टेरेसिस रूप। उसने ऑप्शन दिए, बोला है कि रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड करो और किसके बारे में बोला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, xi m के बारे में उसने बात की है। ऑप्शंस क्या है, अब बताओ xi m होता क्या है, अगर म्यू r अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है, म्यू r अगर मैग्नेटिक परमिटिविटी होती है तो 1 + xi m, xi m क्या होता है
जाइए क्या होता है, जाइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना आकर्षित करने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, सो इसमें स्टेटमेंट क्या है, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, इट मे बी जीरो, इट मे बी इनफाइनाइट, इट मे बी इनफिनिट। अब मुझे बताइए आप, मैग्नेटिक कभी नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक के लिए होती है, वो भगा देता है। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो फोर्थ वाला स्टेटमेंट होगा, जो कि बोलेगा कि इट इज नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो हमेशा होगी। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो तो उसकी भी होती है, पर स्मॉल वैल्यूज होती है पैरामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट when a current changes from plus 2 ampere to minus 2 ampere, ठीक है, करंट चेंज कहाँ पे हो रहा है, मतलब डेल्टा आई जो हो रहा है कहाँ से, प्लस 2 से माइनस 2, तो माइनस 2a माइनस ऑफ इसका प्लस 2a, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस 4a, डेल्टा आई हो गया, ओके, इन 0.02 सेकंड, कितने में भाई, t क्या हो गया 0.05 सेकंड में, ठीक है, एंड ईएमएफ ऑफ ई 8v, तो ईएमएफ दे दिया है 8v in the induced in a coil, the coefficient of self inductance। अच्छा, अब देखो E जो डेवलप होगा वो माइनस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डी पाई बाई डी टी मैग्नेटिक फ्लक्स के, या हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एल डी पाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस फाई डी पाई बाई डी टी। अब देखो ये जो फाई करेंगे हम लोग, अब फाई क्या होगा, फाई तुम्हारा हो जाएगा फाई, फाई क्या हो जाएगा, फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी आई बाई डी टी के, ठीक है, इसको हम ऐसे करें, फाई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी, और अगर हम ऐसे करना चाहें तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये चीज हमारे पास है, ये चीज हमारे पास नहीं है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो ये जो फ्लक्स डेवलप हुआ या जो बैक ईएमएफ डेवलप हुआ वो क्या होता है, फाई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि माइनस ऑफ एल इज इक्वल टू फाई अपॉन डी आई बाई डी टी, और ये डी आई बाई डी टी हम यहाँ से निकालेंगे ये चीज से, तो ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 एम्पियर माइनस ऑफ डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 और 80 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, राइट, 80 हो जाएगा, और यहाँ पर फाई है, फाई हमारा 8 दिया हुआ है, 8 अपॉन माइनस 80 और माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस माइनस लग जाएगा तो 1/10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, क्योंकि ये एच की बात है, ये तुम्हारे इंडक्टर की बात है, ठीक है, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा फिर, सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।